Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, UCUT educator for general test. और आज हम बात करने वाले हैं बहुत फटाफट आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स पे, लेकिन एंशिएंट साउथ इंडियन एम्पायर्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। हम जनरल एक मोटे तौर पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कंसेप्ट है, कंप्लीट रिविजन है, ऑलरेडी आप लोग का पढ़ा हुआ है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ कोर्स वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम टू एंगेज इनटू इट। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी, आपको कोई फीस नहीं देनी, लेकिन आपको मिलती है क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। पर मैं आपको ये बता दूं कि ये कंप्लीट रिवीजन के बाद जो हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं वो मॉक टेस्ट अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट बिल्कुल वैसा मॉक टेस्ट करने वाले हैं जो सीयूटी एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको फटाफट रिवाइज करते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स जब हमने पढ़ना चालू किया तो उसमें हमने सबसे पहले महाजनपद से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने मौर्यन डायनेस्टी पढ़ी, उसके बाद हमने गुप्त काल पढ़ा, हमने कौन कौन से किंगडम्स पढ़े वो आपको मालूम है, नंदा डायनेस्टी हमने पढ़ी, उसके अलावा शुंग पढ़े, जो हुन्स और पार्थियंस और शक्स के जो इन्वेजन थे, कुशान्स थे, उनके बारे में हमने पढ़ा, और भी बहुत सारी डायनेस्टीज़ हमने पढ़ी। लेकिन कुछ डायनेस्टीज़ जो साउथ इंडिया की थी वो हमने छोड़ दी, क्योंकि साउथ इंडिया में कुछ अलग तरह की चीज़ें और कुछ अलग तरह की टर्मिनोलॉजी और कुछ अलग तरह की चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी। महाजनपद पे भी हमको मालूम है कि एक ऐसा महाजनपद था जिसने विंध्या को क्रॉस किया था, ठीक है, विंध्य पर्वत शैली को क्रॉस किया था, तो उसके बारे में हमने बात की। लेकिन साउथ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो संगम लिटरेचर आता है। साउथ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे, अगर आप आगे देखेंगे, अगर हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखिए एंशिएंट इंडिया की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे एम्पायर्स हैं जिन्होंने बहुत सारा बातें, जिसमें आप कहते हैं पल्लवास है, उसके अंदर फिर आपको मालूम है कि राष्ट्रकूटाज आ जाएंगे, उसमें चोलाज आ जाएंगे, उसमें चालुक्याज आ जाएंगे, उसमें पंड्याज आ जाएंगे, चेराज आगे जाएंगे, आगे जाके जब आप पढ़ेंगे तो विजयनगर एम्पायर आ जाएगी, टीपू सुल्तान आ जाएंगे, तो बहुत बड़े बड़े ट्रेवनकोर आ जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टी जो है वो साउथ इंडिया में आई। लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम बहुत मोटे तौर पे, जैसे मैंने कहा कि हम बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। एंशिएंट इंडिया में अगर हम नाम पढ़ने की बात करते हैं तो 3 नाम जो है उभर के सामने आते हैं। सतवाहन भी उसमें से इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूटाज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वो 3 डायनेस्टीज़ के ऊपर मेनली फोकस करके हम करने वाले हैं, जो कि संगम लिटरेचर या संगम एज की 3 डायनेस्टीज़ मानी जाती हैं। ठीक है, संगम एज की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 डायनेस्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से पंड्यास, चेराज और चोलास, ये 3 डायनेस्टीज़ के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। और हम जनरल जो ट्रेंड था साउथ इंडिया में हम वो समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो विजयवाड़ा या विजयनगर एम्पायर जो है वो आगे जाके आएगा मिडीवल में, लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं करने वाले हैं। तो अभी हम चोलास, चेरास, पंड्यास या संगम एज की बात करते हैं और इंक्लूड करते हैं संगम लिटरेचर को इसमें। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं संगम एज की, ये सबसे इंपॉर्टेंट एज मानी जाती है जब हम एंशिएंट टाइम्स की बात करते हैं। संगम लिटरेचर भी हमने पढ़ा था जब हमने बात की थी जो लिटरेरी सोर्सेज हैं एंशिएंट इंडिया के, तो उसमें हमने संगम लिटरेचर पढ़ा था, राइट। तो ये संगम एज की बात हो रही है, तो इसमें अगर आप बात करते हैं तो 5 फोल्ड डिविजन्स की बात होती है। ठीक है, 5 फोल्ड डिविजन ऑफ लैंड जो था उसको तिनाइज बोलते थे इन तमिलकम। ठीक है, तमिलकम में, सॉरी, ओके, तमिलकम में लॉक नहीं किया था स्क्रीन, तो कभी कभी हो जाता है। ऑलराइट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब 5 फोल्ड डिवीजन की जो बात की जा रही है तो उसमें अलग अलग ट्रैक्स के हिसाब से जो अलग अलग तरह के डिविजन्स थे उनकी बात की जा रही है। हिली ट्रैक्स की बात की जा रही है जो कि कुरिंजी थी। ठीक है, मुल्लाई कहते थे पैस्टरल लैंड को, पलई कहते थे एरिड जोन की जो ज़मीन थी उसको, मुरदम कहते थे एग्रीकल्चरल लैंड को, और नेतल कहते थे सी कोस्ट को। तो ये 5 फोल्ड जो लैंड था इसके ऊपर हो रहा था, मतलब आपने तकरीबन समझ लिया कि इसमें सभी कुछ कवर हो जा रहा है। ठीक है, इसमें आपने हिली ट्रैक भी हो जा रहा है, पेस्ट्रल भी हो जा रहा था, एरिड भी हो जा रहा है, एग्रीकल्चरल भी और कोस्टल भी। ठीक है, अब ये लैंड डिवीजन जो थे उनकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे बेस थे, उनकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी पे बेस थे, और उनकी क्या चीज़ें हमें वहाँ से मिल रही थी उस पे बेस थे। अब जाहिर सी बात है कि इन एरियाज़ में जो लोग रहते थे, जो काम होते थे, वो भी उसी तरह के होंगे जो कि इनके लिए फ्रूटफुल होंगे, जो इनसे मिलते जुलते होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, पीपल इन डिफरेंट टर्नीज हैड देयर ओन मोड ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब उनकी जो जीवन शैली थी या उनके जो रहने का तरीका था वो उस पर्टिकुलर फोल्ड के हिसाब से था जहाँ पे वो बिलोंग करते थे। ठीक है, जैसे अगर आप बात करते हैं कुरिंजी में तो वो हंटिंग किया करते थे या गैदरिंग किया करते थे, फूड गैदरिंग किया करते थे। ठीक है, वैसे ही आप मुल्लाई में अगर बात करते हैं तो वो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करते थे क्योंकि वो पेस्ट्रल थे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप पलई की बात करते हैं तो वो कुछ भी खास
एरिड रीजन आ जाता था, तो कुछ भी खास वो उगा नहीं पाते थे, कुछ भी खास वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। तो वो क्या करते थे, वो रेडिंग और प्लंडरिंग में विश्वास करते थे। रेडिंग और प्लंडरिंग के थ्रू अपनी इकोनॉमिक जो भी उनकी जो ज़रूरतें थी वो उसके थ्रू पूरी करते थे। उसके अलावा अगर मुर्दम की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर था, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि खेती बाड़ी करते थे। दुनिया भर के जितने वहाँ पे, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए अगर आप साउथ देखते हैं तो बहुत एग्रीकल्चर बहुत मेन रिसोर्स हुआ करता था, मेन प्राइमरी ऑक्यूपेशन हुआ करता था, और बहुत सारे क्रॉप्स, बहुत स्टेपल्स वहाँ पे लगते थे, जैसे कि रागी, कॉटन, शुगर केन, पेपर, जिंजर, टर्मरिक, कार्डमम, सिनेमम एटसेट्रा। ठीक है, तो ये मेन ऑक्यूपेशन था। इसी के साथ जब हम नैतल की बात करते हैं जो कि कोस्टल था, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे फिशिंग प्रैक्टिस होती थी और सॉल्ट मेकिंग होती थी, राइट। तो नाउ यू नो कि जो लैंड फोल्ड्स थे उनके हिसाब से वर्क जो था वो क्लियरली डिवाइडेड था। अब वर्क डिवाइडेड था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट सिस्टम डिवाइडेड था। कास्ट सिस्टम उतना ज़्यादा बटा हुआ नहीं था। मतलब इस टाइम पे जो ब्राह्मण्स थे वो मांस मच्छी भी खाते थे, वाइन भी पीते थे, सब कुछ करते थे। कास्ट सिस्टम बाद में जाके जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बना, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें एक तो सबसे बड़ी बात थी कि इस एरिया में सब कुछ था, लेकिन पेरिनियल रिवर्स नहीं थी। मतलब ऐसी रिवर्स नहीं थी जो कि 12 महीने जो साल के उसमें पानी रहता हो। तो अब इनको क्या ज़रूरत थी, इनको टैंक्स और डैम्स बनाने की ज़रूरत थी। तो टैंक्स और डैम्स सबसे पहले किसने निर्मित किए, चोला किंग थे एक, उन्होंने सबसे पहला डैम निर्मित किया, जो कि इस डायनेस्टी का पहला डैम आप अपनी तरह से मांग सकते हैं, ठीक है। तो कारिकला के नाम पे आता है, ये चोला किंग थे जिन्होंने संगम एज के, जिन्होंने पहला डैम जो है वो बनाया कावेरी नदी के ऊपर, ठीक है। और ये उस टाइम का सबसे पहला अर्लीस्ट डैम ऑफ द कंट्री माना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्पिनिंग, वीविंग, शिप बिल्डिंग, कारपेंट्री या आइवरी प्रोडक्ट्स मतलब क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा थी, तो हाथी दांत का भी जो सामान था वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा बनता था। आज भी आपको मालूम है श्रीलंका में हाथियों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, राइट, काफ़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली। तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थे, तो आइवरी प्रोडक्ट्स वगैरह उस टाइम पर बनते थे, और बहुत हैंडीक्राफ्ट्स के थे जो कि बहुत वाइडली प्रैक्टिस होते थे उस ज़माने में भी, और बाद तक भी वो हुआ। ट्रेड बोथ इनलैंड एंड फॉरेन वाज वेल एस्टैब्लिश्ड। ट्रेड दोनों ही तरह के होते थे, जो इंटरनल हाउस में होते थे ट्रेड वो भी होते थे, और जो एक्सटर्नली होते थे वो भी होते थे, ठीक है। तो दोनों ही तरह के ट्रेड जो थे वो वेल एस्टैब्लिश्ड थे। उसके अलावा अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो 3 किंगडम्स जिनकी मैंने बात की, पंड्या, चेरा और चोला की, वो वेल फ्लरिश हुए लार्ज स्केल लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की वजह से। इनकी जो ट्रेडिंग थी वो लोकल ट्रेडिंग तो थी ही, जो अपना इंटरनल मार्केट है, जो इन हाउस मार्केट है उसमें तो थी ही, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेडिंग भी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसकी वजह से ये बहुत फ्लरिश होते हैं, ठीक है। दिस हेल्प द इमर्जेंस ऑफ इंपॉर्टेंट टाउन एंड क्राफ्ट सेंटर्स। और इस कारण क्या होता है, क्योंकि इनकी ट्रेडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है और ट्रेडिंग इतना इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इनका, तो जो काफ़ी सारे जो क्राफ्ट सेंटर्स हैं या जो बिजनेसेस हैं या छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो उभर के सामने आती हैं या वो बड़े स्केल पे बनती हैं, ठीक है। इसमें अगर आप बात करते हैं मुजरीज की, ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ चेरास, ठीक है, चेरास का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रोमन्स की शिप लेडन विद गोल्ड यूज टू लैंड एट दिस पोर्ट एंड टेक कंसाइनमेंट ऑफ द पेपर, जिसको आपने ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था या ब्लैक काला सोना भी कहा जाता था पेपर को, उसका अगर आप देखते हैं तो साउथ वेस्ट कोस्ट में चेरास का उनके साथ एक तरह का ट्रेडिंग रिलेशन था, किसका, रोमन शिप्स का। और रोमन शिप्स आती थी और वो सोने से, जिसको आप कहते हैं, बिल्कुल लदी हुई होती थी, और वो ट्रेडिंग काहे की होती थी, पेपर की ट्रेडिंग होती थी उनके साथ, और उसका जो बाटर होता था वो आप मान सकते हैं कि बिल्कुल वो सोने से वो बाटर जैसे आप मान सकते हैं किया जाता था। और इतना ज़्यादा हमारे यहाँ जो स्पाइसेस थी हमारी इतनी रिच थी कि बाद तक भी आपको मालूम है जब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश भी हमारे यहाँ आए, या फ्रेंच सेटलमेंट भी हुआ, पोर्चुगल सेटलमेंट भी हुआ, जो बाद में जाके आपको मालूम है पौंडीचेरी और पूरा जो साउथ का जो एरिया था उसमें अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी कुछ वो स्पाइसेस की वजह से हमारे यहाँ आए, राइट। और ये चीज़ बाद तक भी रही। तो जब ये एंशिएंट टाइम पे बात हो रही है तो आप सोचिए कितना बड़ा भंडार रहा होगा, ठीक है। कैपिटल सिटी जो पंड्यास की थी वो मदुरई थी, वो इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता था टेक्सटाइल का और आइवरी मेकिंग का, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ वही बातें बता रही हूँ जो कि क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर मतलब अगर क्वेश्चंस आप पढ़ना चाहेंगे तो क्वेश्चंस इस पे बनेंगे, ऑलराइट।
अब इसमें से बात आ जाती है कोरकई की। कोरकई जो है पंड्या पोर्ट है और पंड्या डायनेस्टी जो है वो कोरकई से ही शुरू हुई थी। मतलब देखा जाए तो इसी पोर्ट के आसपास जो है वो पंड्या डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। बाद में वो मदुरई चली जाती है, ठीक है, लेकिन शुरुआत जो है वो कोरकई से ही हुई थी और फेमस है इसके पर्ल्स के लिए। और इतना फेमस था अपने पर्ल्स के लिए कि बाद में भी आप कह सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया में जो पर्ल्स थे वो इससे ज़्यादा अच्छे, इससे ज़्यादा जिसको बोलते हैं निर्मल, इससे ज़्यादा स्वच्छ पर्ल्स कहीं नहीं पाए जाते थे। ये जानी जाती है कोरकई अपने पर्ल्स के लिए और पंड्या डायनेस्टी को सबसे ज़्यादा अपने पर्ल्स के लिए पहचाना जाता है, ठीक है। कैपिटल सिटी ऑफ चोला जो थी ओरेयर वॉज अ ग्रैंड सिटी विथ ह्यूज बिल्डिंग्स। उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। और जैसे चोलास का मैं बोलती हूँ कि चोलास का कंस्ट्रक्शन, उनकी जो आपके टेम्पल बिल्डिंग या जो टेम्पल स्ट्रक्चर्स वो बिल्ड करते थे, या कॉम्प्लेक्सेस, टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस उनके जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो ना सिर्फ उनके लिए पूजा करने की जगह थी बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी सेंटर हुआ करते थे। और उसी तरह चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा कावेरी पट्टम जो था या पुहार जिसको कहते थे वो मेन चोला का पोर्ट हुआ करता था, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कोरकई जो था वो पंड्यास का पोर्ट था और कावेरी पट्टम जो था वो चोलास का पोर्ट माना जाता था, ठीक है। इसमें मार्केट प्लेसेस की अगर हम बात करते हैं, अवनम की रोड्स एंड हाईवेज वो मेंटेन एंड गार्डेड टू प्रिवेंट रॉबरी एंड स्मगलिंग। इसमें मार्केट प्लेसेस को क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा अपने प्लेसेस को, अपने रोड्स को, अपने हाईवेज को वो गार्ड करके रखते थे, बहुत ज़्यादा सुरक्षा में रखते थे ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी बाहरी व्यक्ति उन पर आक्रमण ना कर सके या कोई चोरी चकारी का कोई भी इस तरह का कार्य जो है वहाँ पे ना हो सके, ठीक है। स्मगलिंग से उसको रोकथाम की जा सके। Social structure and organization. The Tamil Brahmi inscriptions mention the king as a ko and the chieftain as ko or kon. ठीक है। The Brahmins first appeared in Tamil land. ब्राह्मण्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं संगम एज के। ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और उनको राजा को बोला जाता था और चीफ्टन्स को या कौन बोला जाता था, ठीक है। इस पर आप संगम इस एज के जो ब्राह्मण्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। काफ़ी ब्राह्मण्स जो थे वो पोएट भी रहे, मतलब वो हमने जब संगम लिटरेचर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था। और उनको बहुत ज़्यादा जो उनके किंग्स थे वो रिवॉर्ड करते थे। और तमिल ब्राह्मण्स जो थे उस टाइम के, जैसा मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा जिसको आज के डेट में आप ब्राह्मण मानते हैं कि बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी वैष्णव धर्म मानते हुए कि प्याज लहसुन जो है वो तामसिक भोजन का को नहीं अपनाना है या नहीं खाना है, वैसे नहीं थे। वो मीट, मांस, मच्छी भी खाते थे, वाइन भी लेते थे, मतलब ड्रिंक्स भी करते थे। तो इस तरह का कास्ट डिवीजन या बिल्कुल जो खाने पीने का जो फ़र्क है वो उतना ज़्यादा उस टाइम पे तमिलियन ब्राह्मण्स में उस टाइम पे नहीं हुआ करता था। बाद में ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आगे आई, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ वर्ण जो था वो हुआ करता था लेकिन संगम एज में, लेकिन सोशल क्लास डिस्टिंक्शन उतना ज़्यादा नहीं था। वो अक्यूट कास्ट डिस्टिंक्शन जो था वो नहीं था, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा संगम एज के अर्ली फेज में नहीं था। कास्ट डिस्टिंक्शन जो था प्रोमिनेंट हुआ लेटर स्टेज में और तमिलियन ब्राह्मण्स का जो ऑस्टेरिटी थी वो भी लेटर एजेस में ज़्यादा हुई, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं। द मोस्ट रेलिवेंट बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन वॉज कुटी। कुटी मतलब क्लैन बेस्ड डिसेंट ग्रुप्स जो थे, वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर रिलीजन। मतलब आप ये मान सकते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो इससे समझ में आता है कि कुटी की जब हम बात करते हैं तो इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस थी वो भी हुआ करती थी, अलायंस भी हुआ करते थे, सोशल इंट्रैक्शन भी हुआ करता था कुटी ग्रुप्स का। और रूलिंग कास्ट जो थी वो कॉल्ड द अरसर एंड इट्स मेंबर हैड मैरिज रिलेशन विद वेलरस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिच पेजेंट्स थे उनके बीच में भी शादी के जो संबंध थे, जो अलायंसेस थे, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, वो हुआ करते थे। मतलब रूलिंग क्लास के बीच में भी और रूलिंग पेजेंट्स मतलब रिच पेजेंट्स के बीच में भी। तो ऐसा नहीं था कि राजा के का विवाह जो है वो राजा से ही होगा, या रूलिंग क्लास के व्यक्ति का विवाह रूलिंग क्लास में ही होगा। इंटरकास्ट या इंटरसेक्ट मैरिजेस भी उस टाइम पे हुआ करती थी, ठीक है। वेललास हेल्ड द बल्क ऑफ द लैंड एंड एम्प्लॉयड लेबरर्स। उसको डू नॉट मैनुअल फार्म वर्क, और उस पर क्या होता था, वो लेबर्स को हायर करते थे और उनसे मैनुअल फार्म वर्क कराया करते थे, ठीक है। जो रिच पेजेंट्स होते थे, जमींदार होते थे, उनकी बात हो रही है, ठीक है। अब देयर वर शार्प इनइक्वालिटीज इन एज ऑफ संगम। द रिच लिव्ड इन हाउसेस ऑफ ब्रिक्स एंड मोटर्स व्हाइल द पुअर लिव्ड इन द मड हाउसेस। क्लास डिस्टिंक्शन तो नहीं था ठीक है, लेकिन मतलब कास्ट डिस्टिंक्शन तो नहीं था, लेकिन क्लास डिस्टिंक्शन संगम एज में बहुत ज़्यादा था। मतलब जो रूलिंग क्लास थी या फिर आप बात करते हैं ज़मींदारों की जो क्लास थी, वो बड़े बड़े घरों में या बड़े बड़े बंगलों में, जो बंगले मतलब उनके टाइम के जो बंगले होते थे, जो पक्की जिसको आप बोलते हैं ना, पक्के घरों में रहते थे, जबकि जो लोअर क्लास के लोग थे वो कच्चे घरों में, झोपड़ों में रहा करते थे, ठीक है। तो एक तरह का क्लास डिस्टिंक्शन संगम एज में ज़रूर हुआ करता था।
उसके अलावा द क्लास ऑफ वॉरियर वॉज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन पॉलिटी एंड सोसाइटी। कैप्टन्स ऑफ द आर्मी वर गिवन द टाइटल ऑफ एनादी एट द फॉर्मल सेरेमनी। मतलब ये बात है कि मिलिट्री जो थी, प्रोविंस जो थी, जिसको पावर की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और बाकायदा पूरी की पूरी एक तरह की ऑर्गेनाइज्ड सेटअप, ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री थी। और उसमें आप बात कर सकते हैं उसको एनादी का टाइटल दिया जाता था कैप्टन्स को आर्मी के, और उनको एक बाकायदा यूनिट की तरह रखा जाता था। ठीक है। स्टेट हैड अ रूडिमेंट्री आर्मी। रूडिमेंट्री आर्मी मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको आप कहते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड आर्मी नहीं थी, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। ठीक है। विच कंसिस्टेड ऑफ चैरियट ड्रॉन बाय ऑक्सेंस, एलिफेंट्स, कैवलरी एंड इन्फेंट्री। मतलब आपको सब कुछ था उसमें, जो विंग्स थे आर्मी के वो पूरे थे, लेकिन बहुत सोफिस्टिकेटेड आर्मी नहीं थी। ठीक है। इन्फेंट्री भी थी, कैवलरी भी थी, ऑक्सेंस भी थे, हाथी घोड़े भी थे, सब कोई थे, लोग जो थे वो भी थे अच्छी खासी, लेकिन रूडिमेंट्री आर्मी हुआ करती थी। ठीक है। एलिफेंट्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन वॉर्स एंड हॉर्सेज वर इंपॉर्टेंट बाय सी, वर इंपोर्टेड बाय सी इन द किंगडम। एलिफेंट्स क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में पाए भी जाते थे, तो उनका वॉर में बहुत ज़्यादा रोल हुआ करता था। और घोड़े वहाँ पे नहीं पाए जाते थे, तो वो दूसरी कंट्री से जहाँ पे घोड़े मिलते थे वहाँ से इंपोर्ट किए जाते थे किंगडम्स में। ठीक है। इसके अलावा आप मेमोरियल स्टोन, जिसके हम बात करते हैं नादुकुल की या विरुक्कल की अगर बात करते हैं, तो सिग्निफिकेंट थे संगम पीरियड में, और इसको इरेक्ट किया जाता था ऑनर में ऑफ दोज हु वर किल्ड वाइल फाइटिंग। मतलब इनको ये भी मालूम था कि जो लोग इनकी तरफ से शहीद होते थे, शहादत जिनको मिलती थी, उनके लिए मेमोरियल इरेक्ट कराया करते थे। ठीक है। तो ये जो प्रथा थी उनमें मेमोरियल इरेक्ट करने की, या आप कह सकते हैं एक आइडल रखने की, ये उनके यहाँ ज़रूर थी। मतलब मैं आइडल वर्शिप की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आइडल प्लेसमेंट की जो परंपरा थी वो इनके यहाँ ज़रूर थी। ठीक है। इसमें अगर आप बात करते हैं इन द डोमेन ऑफ रिलीजन, द संगम पीरियड विटनेस्ड पीसफुल एंड क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है। द किंग्स परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेस। वेदा के जो सेक्रीफाइसेस हैं वो इसमें होते थे। पंड्या रूलर की अगर आप बात करते हैं, तो उसकी बात अगर आप करें आप मुदुकोदमी की, तो उसने टाइटल ऑफ पलशल्हाई की बात हुई थी, और उसने बहुत सारे सेक्रीफिशियल हॉल्स भी बनाए थे। ठीक है। द पीपल मेनली वर्शिप्ड अ डेटी कॉल्ड मुरुगन हु वाज कॉल्ड सुब्रमण्या। There was also reference to presence of Buddhists and Jainis in the Tamil region. तमिल रीजन में बहुत ज़्यादा थे। मतलब आपको मालूम है कि जब बुद्धिज़्म की मैं बात कर रही थी, तो बुद्धिज़्म या जैनिज़्म की अगर हम बात करते हैं, तो जैनिज़्म की अगर बात करेंगे तो आपको मालूम है मौर्य के टाइम पे, मतलब ये सब कंटेम्प्रेरी है मौर्य की। ठीक है। ये मौर्यन डायनेस्टी के टाइम की कंटेम्प्रेरी बात चल रही है। तो आपको मालूम है कि कर्नाटक चले गए थे, है ना। कर्नाटक जब वो चले गए थे, तो ये आपको मालूम है कि वहाँ पर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म वहाँ पर फॉलो किया जाता था। जैन मंदिर वहाँ पर था जहाँ पर वो जाके कर्नाटक में रहे थे, और जहाँ पर बोला जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि उन्होंने फास्टिंग की थी टिल ही डाइड। ऑल्दो दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर सेज, बट हिंदू स्क्रिप्चर जो है वो उसको डिफाई करते हैं। ठीक है। ब्राह्मणास जो थे पॉपुलर प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी, पॉपुलराइज्ड द वर्शिप ऑफ विष्णु इंद्र एंड शिवा इन साउथ। मतलब क्या हो रहा है, ट्रायो की पूजा यहाँ पे की जाती थी। ठीक है। द होली ट्रायो वाज वर्शिप्ड हियर, जो कि लेटर वैदिक से काफ़ी कुछ सिमिलर था। जो लेटर वैदिक में भी आपको मालूम है ना कि हम बात करते थे किसकी, द क्रिएटर एंड द प्रिजर्वर एंड द डिस्ट्रॉयर। तो वो चीज़ जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे भी साउथ इंडिया में था सेम। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अब पंड्या डायनेस्टी की। अगर हम पंड्या डायनेस्टी की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा कि पंड्या डायनेस्टी यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे पोर्ट से चालू हुई और गई कहाँ, मदुरई तक। ठीक है। पंड्या टेरिटरी ऑक्यूपाई करती है सदर्न मोस्ट एंड द ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला। द पंड्यंस आर द फर्स्ट मेंशन बाय मेगास्थनीज ने अपने जो इंडिका लिखी थी उसमें इन्होंने सबसे पहले उसका जिक्र किया था। वेरन रेफर्स टू द पंड्या किंगडम सेलिब्रेटेड फॉर द पर्ल्स। जैसे मैंने कहा कि उनके पर्ल्स जो थे वो दुनिया में, पूरी दुनिया में प्रख्यात थे, पूरी दुनिया में जाने जाते थे, पूरी दुनिया में ट्रेड होते थे। एंशिएंट इंडिया के सबसे अच्छे पर्ल्स जो है वो पंड्यास के साथ रिलेट किए जाते हैं। एंड रूल्ड बाय द वुमेन, सजेस्टिंग दैट द पंड्या सोसाइटी वाज मैट्रियार्कल। ठीक है। और ये कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल नहीं थी। मतलब पितृ सत्तत्व नहीं था वहाँ पे, औरतों का एक तरह से मेट्रियार्कल सेटअप था। द हेड ऑफ द हाउस होल्ड वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वुमेन। ऑलराइट। Sangam literature mentions Pandya's rulers and describes the kingdom as wealthy and prosperous. The Pandya's kings benefited from the trade with the Roman Empire and even sent embassies to the Roman Emperor Augustus. Augustus के साथ इनकी आप बात कर सकते हैं कि रोमन एम्पायर के साथ, रोमन्स के साथ मैंने आपको बताया था कि इनकी ट्रेडिंग हुआ करती थी। तीनों ही डायनेस्टीज़ की हुआ करती थी। रोमन्स के साथ इनकी ट्रेडिंग हुआ करती थी और इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इनफैक्ट इनकी जो एम्बेसीज़ इन्होंने कहाँ सेंड की थी,
रोमन एम्पायर, जिसके ऑगस्टस का आपने नाम सुना होगा, उनके साथ इनके जो ट्रेडिंग रिलेशन थे वो उनके साथ स्थापित थे। The Brahmanas enjoyed considerable influence and Pandya's king performed Vedic sacrifices। मतलब वैदिक sacrifices जिनकी हमने पढ़ाई की थी, हमने बात की थी यजुर्वेद के टाइम से, त्रेय के टाइम से, तब से आपको ये समझना होगा कि तब से पंड्या के जो ब्राह्मण्स थे वो भी वैदिक रिचुअल्स और वैदिक sacrifices में बिलीव करते थे। और इसमें से अगर आप बात करते हैं Mudukudumai was the early Pandyan kings and other prominent kings as discussed below। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसमें से सबसे पहला नाम जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, वो हम बात करने वाले हैं नेदुजेलियन वन की। It is believed that he died of remorse due to his tragic role as he ordered the execution in the death of Kovlan, the hero and the husband of Kanagi from the epic Silapadikaram। ठीक है, नेदुजेलियन तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट राजा माना जाता है। ठीक है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट राजा इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने दूसरे चीफ्टन से जो था वो एम्पायर हासिल की थी, एनेक्स की थी, और बहुत बड़ी जो वॉर थी वो इन्होंने लड़ी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बैटल वो आप याद रखिएगा, यहाँ पे ओके ये लिखी भी हुई है। कॉन्फेडरेसी ऑफ चेराज एंड चोलास के साथ उन्होंने 5 अदर चीफ्टन्स को बैटल में हराया था और ये बैटल कही जाती है तलेंगलम की। ठीक है, तलेंगलम की बैटल मानी जाती है। थोड़ा सा नाम जो है ज़बान ट्विस्ट हो गई है, ट्विस्टर टाइप का है, लेकिन ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसको याद रखना और इनका नाम भी याद रखना। ये अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट राजा के तौर पे उभरते हैं। ठीक है, मंगलम में 2 तमिल ब्राह्मण इंस्क्रिप्शंस पर्टेनिंग टू द 2nd century BCE मेंशन दैट द सबऑर्डिनेट एंड द रिलेटिव ऑफ नेदुजेलियन प्रेजेंटेड गिफ्ट टू जैन मंक्स। तो जैन मंक्स से रिलेशन में थे ये, जैन मंक्स को इन्होंने गिफ्ट दिए थे। इनके मतलब इन्होंने नहीं, मतलब इनके रिलेटिव्स ने। इसका एक इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में जिक्र किया जाता है। और 1st century BC में जो इंस्क्रिप्शन मिलता है अलगरमलई का, वो मेंशन करता है एक आदमी का, एक व्यक्ति का नाम मेंशन करता है जिसका नाम है कतुमारा नाथन या नाथन, जो भी आप कह लें, जो कि इधर पंड्यन प्रिंस था या फिर उसका सबऑर्डिनेट था, और उसका जो जिक्र है वो एक इंस्क्रिप्शन में आता है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन चेरा डायनेस्टी के ऊपर। चेरा डायनेस्टी जो आ गई, अपन बात हो रही थी यहाँ पे पंड्या है, ये चेरा है, ये चोला है। ठीक है, ये सारी डायनेस्टीज़ की बात हो गई। अब चेरा जो है या केरला कंट्री का जो माना जाता है वो सिचुएटेड थी वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द लैंड में। ठीक है, पंड्यास के यहाँ पे है, जैसे मैं आपको इसलिए बता दूँ, पंड्यास के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड थी जो कि बीच में थी सी एंड माउंटेन्स के, एंड कवर द पोर्शन ऑफ मॉडर्न केरला स्टेट। मतलब आज की डेट में जो हम केरला समझते हैं वो उस जमाने का इनका स्टेट हुआ करता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेरस किंगडम माना जाता था अपने टाइम का, जो कि ट्रेड करता था रोमन्स के साथ ये सभी ट्रेड कर रहे थे ऑगस्टस के साथ। ठीक है, उसके अलावा द रोमन सेटअप 2 रेजिमेंट्स जो कि मुजरीज कहा जाता था उस जमाने में। ठीक है, इसमें न्यू आज की डेट में जहाँ पे कोची है वहाँ पे हुआ करता था, और उसको प्रोटेक्ट करना होता था। उसका जो एम्पायर जो था उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बात होती थी, और टेम्पल था, और यहाँ पे ऑगस्टस का भी टेम्पल जो था वो इन्होंने बना मारा था। मतलब ठीक है, ये लोग जो थे ना, ये टेम्पल बनाने में बड़ा इनका विश्वास था। इनने ऑगस्टस का, मतलब जो रोमन एम्परर था, उसका भी इन्होंने टेम्पल जो है वो बना दिया था। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब चेरा किंग्स अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से थे? चेरा किंग्स में अगर हम बात करते हैं तो पहला नाम आ जाता है अर्लीस्ट नोन चेरा किंग्स में अगर हम बात करते हैं तो नेदुंजरल का नाम आ जाता है। इसको बहुत प्रोमिनेंट किंग्स माना जाता है चेरा डायनेस्टी का, और कहा जाता है इसने डिफीट किया था अधिराज को। ठीक है, किंग ऑल्सो वॉन, इसको सॉरी डिफीट नहीं किया था अधिराज को, इसको नाम जो है, इसका जो एक टाइटल है वो अधिराज दिया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अधिराज कौन था तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो अदान का नाम था। ठीक है, या अदन या अदान जो भी आप कहें, इसको उसका नाम था। और क्यों दिया गया था? क्योंकि इसने 7 क्राउंड प्रिंसेस को या 7 क्राउंड किंग्स को हराया था अकेले ने, इसलिए इसको अधिराज का नाम दिया गया था। ठीक है, और वॉर कहते हैं चोलास ने इसने लड़ी थी, और प्रिंसिपल एडवाइजरीज जो चोला किंग के थे उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो गवा दी थी इसमें। और ये बहुत, इसका जो चेहरा था, इस चेहरा किंग था, इसलिए इसको बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है, बहुत बड़ा नाम इसका माना जाता है। और इसका जो बेटा था, वन ऑफ हिज सन्स, उसको अधिराज बोला जाता है, हु वाज अ विक्टोरियस अगेंस्ट अंजी जो चीफ्टेन ऑफ तगजुर था। ठीक है, तगदुर, उसके अगेंस्ट भी इसको कहा जाता है, तो उसके बेटे को भी अधिराज बोला जाता है। और एक और बात मैं आपको इसके बारे में बता दूं, डिफीटेड 7 क्राउंड, और इसको अधिराज इनको बोला जाता था, और इनके बेटे को भी अधिराज ही बोला जाता है। ठीक है, लेकिन मेन अधिराज जो है वो इनको बोला जाता है। अब नाम आ जाता है दूसरे का, अब नाम आ गया है सेंगटू वन का।
सेंगटुवन जो थे ये इनके पुत्र थे, ठीक है, और इनके हिसाब से माना जाए या पोएट्स के हिसाब से माना जाए जो कि उनकी डायनेस्टी में हुआ करते थे, या चेरा जो वंश के बारे में जिन्होंने लिखा है संगम लिटरेचर में, उनका माना जाए तो ये अपने ज़माने के अपने समय के सबसे ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं। और इनको रेड चेरा या गुड चेरा भी कहा जाता है, रेड चेरा कहा जाता है। किसको? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं पोस्ट संगम टेक्स्ट की, अगर हम बात कर लेते हैं तो उसकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट उसकी बहुत ज़्यादा थी। मिलिट्री अगर आप बात करते हैं वेलोर की इन द लैंड ऑफ नन्नन एंड कैप्चर ऑफ कोदुकुर फोर्ट्रेस इन कॉन्गू कंट्री, ठीक है, ये उसके नाम पे एक आप कह सकते हैं एक अचीवमेंट है जो उसके नाम पे माना जाता है, और इस वजह से उसको बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है। ये उतने इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्क्वेस्ट पता होनी चाहिए कि कौन सी कॉन्क्वेस्ट थी। तो कोदुकुर फोर्ट्रेस की कॉन्गू कंट्री में उसने कॉन्कर किया था। ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस वजह से उसको सबसे इम्पॉर्टेंट या बड़ा राजा जो है वो चेरा किंग माना जाता है, और इसको रेड चेरा भी कहा जाता है। और इसको कहा जाता है कि इसने नॉर्थ को भी इन्वेड किया था और इसने गंगा को क्रॉस करने वाला ये पहला व्यक्ति था, ठीक है। अब इसके बाद कर लेते हैं हम नेक्स्ट की, आखिरी चेरा किंग बोला जाता है इसको, ठीक है, कुडकू एलेंजरल इरम्पोरे, ठीक है, इसको बोला जाता है संगम लिटरेचर के अनुसार इसको आखिरी किंग माना जाता है। और बहुत सारे वॉर जो हैं इसने चोलास के अगेंस्ट लड़े और काफ़ी सारे इसने जीते। पंड्यास के अगेंस्ट भी इसने वॉर लड़े, दोनों ही चोलास और पंड्यास जो थे ये तीनों जो थे ना ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट ही होते रहते थे, इन लोग आपस में कोई अच्छे संबंध बना के नहीं रहे, ये आपस में लड़ते भिड़ते ही रहते थे, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट उसने चोलास और पंड्यास के अगेंस्ट उसने लड़ाई लड़ी और वहाँ से उसने विजय प्राप्त की। और उसके बाद 2nd सेंचुरी CE की बात करते हैं अगर हम, तो डिक्लाइन हो गया और इसकी हिस्ट्री जो है वो 8th सेंचुरी BC CE के आते आते तक पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। जैसे पंड्यास का भी कहा जाता है 12वीं 13वीं शताब्दी तक आते आते पूरी तरह ख़त्म हो गए थे, उसी तरह इनका भी कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी के बाद ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। मेन इंटरेस्ट जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री का इन तीनों किंगडम का वो कंटिन्यूस वॉर में आता है। क्यों आता है? संगम लिटरेचर में कंटिन्यूस वॉर हुई जो कि इन्हें एक दूसरे से लड़ते रहे, जैसे मैंने आपसे कहा, और इनका श्रीलंका से भी इनकी जो थी वो लड़ाई झगड़ा बहुत लंबा चलता रहा। और दूसरा जो इनकी इंपॉर्टेंस आती है वो आती है कि किंगडम्स जो थे बहुत रिच थे, आपके एक तो जो कॉटन बहुत रिच था यहाँ का, इनके जो स्पाइसेस थे वो बहुत रिच थे, आइवरी, पर्ल और प्रेशियस स्टोन, खासकर इनका सिल्क जो था वो कॉटन और सिल्क इनका बहुत इंपॉर्टेंट था, और पर्ल मैंने आपको बता दिया कि पंड्या डायनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब ये राजकुटास की बात कर लेते हैं। राजकुटास मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, 3 हमने संगम पीरियड के पढ़ लिए। राजकुटास मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता रहे कि किसने बताया था, दंती दुर्ग ने इसको फाउंड किया था। कृष्णा वन जो थे उन्होंने बिल्ड किया था कैलाश टेम्पल एलोरा का, ये बहुत फेमस है। अमोघ वर्षा जिसके बारे में आपको मैं अभी पढ़ाया था मैंने, तो हमने पूरा डिस्कशन किया अमोघ वर्षा के ऊपर, उसने पहली कन्नड़ पोएट्री कविराज मार्ग जो है वो इन्हीं के टाइम पे लिखी थी। और राजकुटास को क्रेडिट दिया जाता है एलोरा कॉम्प्लेक्स बनाने का या लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करके श्राइन ऑफ एलिफेंटा बनाने का, ठीक है। संगम एज जो है मैंने जैसे बोला कि मौर्यन डायनेस्टी की कंटेम्प्रेरी मानी जाती है, पोस्ट मौर्यन की कंटेम्प्रेरी मानी जाती है, प्री गुप्ता पीरियड के साथ भी करस्पॉन्ड करती है एक तरह से। मौर्यन डायनेस्टी से ज़्यादा एक्चुअली गुप्ता पीरियड को करस्पॉन्ड करती है, ये मौर्यन डायनेस्टी को पोस्ट एक तरह से आप कह सकते हैं। कुछ शुरुआत जो थी वो हो गई थी लेकिन पूरी तरह से करस्पॉन्ड नहीं करती है, ज़्यादा गुप्त काल को करस्पॉन्ड करती है ये। और इसमें आप कह सकते हैं कि इसे असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स माना जाता है और हेल्ड अंडर रॉयल पैट्रोनेज। जैसे मैंने कहा कि तमिल जो उसके किंग्स थे वो जो संगम लिटरेचर वाले जो पोएट्स थे उनको बहुत फैसिलिटेट करते थे, उनको बहुत ऑनर करते थे, रॉयल्टी जैसा उनको एक तरह से ट्रीटमेंट जो था वो दिया जाता था, ठीक है। इसमें आप कुरल जो है त्रिवल्लुर विच इज ऑल्सो कॉल्ड द 5th वेद और द बाइबल ऑफ तमिलनाडु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। What is called the Bible of the Tamil land? Kural, written Thrivalluvar, which is also called the 5th Ved or the Bible of the Tamil land. 3 संगम्स were held, कहाँ पे 3 संगम्स कहाँ हेल्ड किए गए थे, ये क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मदुरई में पहला जो था वो ऋषि अगस्त्य ने किया था, कपाटपुरम में हुआ था जिसको टोलकाप्पियर ने किया था, इसके बाद मदुरई का था वो नकीरर ने।
इसके साथ आ गए हैं हम एंड पे। हमने पूरी कर ली है साउथ इंडियन एम्पायर। बहुत ज़्यादा डिटेल में, जैसे मैंने कहा था, हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने उतना पढ़ लिया जितना हमें क्वेश्चंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो, कुछ नाम थोड़े से कन्फ्यूजिंग थे, टंग ट्विस्टर टाइप के थे, मुझे भी नहीं बोलते बन रहे थे कुछ कुछ तो, टू कन्फेस। बट अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आपको क्या करना है, आपको मालूम है, आपको फिर से एसेस करना है हमारा डेटा, और आपको जाना है कहाँ पे, आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स पे, हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com पे। आप जब जाएंगे तो आपको मालूम है हमारे यहाँ K-12 से लेके NTSC, ओलंपियाड, CUET सब कुछ कवर होता है। तो आप CUET पे जब जाएंगे तो CUET पे इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको मिल जाऊंगी मैं, और यहाँ पे आपको देखना है वॉच नाउ, और आपको करना है ओपन, और वॉच नाउ ओपन करते ही इस तरह का जो पेज है वो डिस्प्ले होगा। नीचे आपको पूरे जो है स्क्रॉल करना है, आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको एक जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो मिल जाएगा। इस तरह का पेज मिलेगा। ये कितनी मेरी वैसी फोटो है ना, एकदम एकदम काइंड ऑफ वैसी, एकदम जैसे मैं एकदम जिज्ञासा से कुछ आपको बताने वाली हूँ। खैर, तो ये फोटो आपको यहाँ मिलेगी, और ये तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको जो भी वीडियो आप खोलना चाहते हैं वो वीडियो खोल सकते हैं, और मोर वीडियो के ऑप्शन भी आएंगे आपके पास, और पूरा वीडियो देख लो तो इससे बढ़िया काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, टाइम हो तो रिवाइज करने के लिए बहुत बढ़िया काम है। सेम चीज़ यूट्यूब पे भी है सॉरी, यूट्यूब पे भी है। आपको बिल्कुल हमारे बिल्कुल चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट आपको वैसे के वैसे मिलेगी। बाकी जितने भी हमारी डिटेल्स हैं, सारा अपडेट जो है वो रेगुलर अपडेट जो है हमारे फेसबुक पेज पे भी मिलेगा आपको, इंस्टा हैंडल पे भी मिलेगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब कुछ मिलेगा। अब जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि देखो, ये सब कुछ चीज़ें हम साथ में पढ़ रहे हैं, हमें एक चीज़ क्या साथ में पढ़नी है, हमें करंट अफेयर्स साथ में रिवाइज करने हैं, है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए IGKO की लिंक दे रही हूँ मैं नीचे, IGKO की लिंक। आई नो आप लोग बड़े बच्चे हैं, आप लोग बड़े स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को लगेगा हम 9th क्लास का IGKO क्यों पढ़ें, लेकिन भाई IGKO तो IGKO है, मतलब वो ओलंपियाड के लेवल का है, तो ऑब्वियसली उसका लेवल आप लोगों को जितना ही होगा। और दूसरी बात, करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स है, चाहे वो कोई भी पढ़े, है ना। तो करंट अफेयर्स उसमें क्या होगा ना, वीक एंड ब्रीफ भी मिल जाएगा, पूरे वीकली अपडेट मिल जाएंगे आपको सबके, और उसके अलावा आपको पिछले साल की 2021 की पॉलिसीज़ वगैरह भी मिल जाएंगी, आपको शॉर्टी नोट सीरीज़ भी मिल जाएगा, उसके अलावा आपको मंथली स्निपेट्स भी मिल जाएंगे। तो अगर वो वीडियोज़ आप देख लोगे तो आपका पूरा करंट अफेयर्स जो है साथ में अपडेट हो जाएगा, और फिर जब हम मॉक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये और कर लेना। बाकी कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आपको लगता है कि कहीं आपको पता नहीं चल पा रहा है, या कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, सो नाउ इट्स अ टाइम टू पुल अप योर सॉक्स, और पढ़ाई जो है बिल्कुल लग के करनी है। सो जस्ट बी देयर, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, प्ले हार्ड, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।